This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कल हम क्लास चहारम के उर्दू के मज़मून के सबक नंबर 15 को डिस्कस करना शुरू किया था। आज हम उसी सबक का रह जाने वाला हिस्सा जो है ना दोबारा डिस्कस करेंगे, लेकिन उस सबक के टॉपिक से आगाज़ करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका आइडिया दे दूं। ये सबक एक नज़्म पर जो है ना वो मुश्तमिल है और उसके अंदर सुबह के वक्त की खूबसूरती और ताज़गी को बयान किया गया है। तो इस नज़्म में शायर इस्माइल मीरठी ने सुबह के वक्त की रोशनी, परिंदों की चहचहाहट और हवा की ताज़गी का ज़िक्र किया है। तो शायर ने इस वक्त को नए आगाज़ और ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली के लिए एक तहरीक के तौर पर पेश किया है। ये नज़्म हमें ये एहसास दिलाती है कि हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है जो हमें अपने ख्वाबों की तरफ बढ़ने का सिला देती है कि सुबह सुबह जो है ना वो उठना चाहिए, क्योंकि सुबह जहाँ मौसम खुशगवार और परिंदों के नगमों से इंसान लुत्फ़अंदोज़ होता है, वहाँ ताज़ा हवा भी मिलती है, चहलकदमी भी होती है, सेहत भी सही रहती है, अल्लाह ताला को याद करने का मौका भी मिल जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस नेमत को जो है ना वो ज़ाया ना करें, बल्कि सुबह के औकात में अपने आप को जगाएं, अपने बच्चों को जगाएं और अल्लाह ताला की बंदगी से, अल्लाह ताला की इबादत से अपने दिन का आगाज़ करें, ताकि हमारा दिन जो है ना वो खुशगवार गुज़रे। इस सबक की एक्सरसाइज भी बाकी असबाक की तरह 8 मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम शुदा है। उसमें नए अल्फाज, आपने क्या समझा, मिलकर करें बात, लफ्ज़ों का खेल, कवायद सीखें, पढ़ें, कुछ नया सीखें, आओ करें काम। हर एक हिस्से के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की तादाद के अंदर जो है ना वो सवालात हैं, जिनकी नौइयत एक दूसरे से मुख्तलिफ़ है। सबसे पहला जो दिया हुआ है वो है नए अल्फाज, जिसके अंदर जो है ना वो जो मुश्किल अल्फाज हैं इस नज़्म के अंदर वो दिए गए हैं और साथ में उसकी माना या मतलब जो है ना वो दिया गया है। तो सबसे पहला है मशरिक़। दुनिया को 4 तरफ़ों में तकसीम किया गया है। उनमें एक तरफ को हम मशरिक़ कहते हैं। मशरिक़ वो तरफ होती है जहाँ से सूरज तुलू होता है। उसके बाद है अजब, यानी अनोखा या अजीब। गुलशन कहते हैं बाग को। उसके बाद है गुल मचाना, यानी शोर मचाना, चहचहाना। उसके बाद है आमद, आना। होशियार, बेदार, चाका चौबंद, चालाक। उसके अलावा कुछ ऐसे भी अल्फाज हैं जो इस मश्क के अंदर तो मौजूद नहीं है, लेकिन वैसे मेरी नज़र से गुज़रे हैं तो मैंने उनको भी शामिल किया है। जिस तरह है उजाला, उसका मतलब है रोशनी। सुहाना, खूबसूरत। चहचहाना, यानी परिंदों का आवाज़ें निकालना या परिंदों का गाना, उसको हम चहचहाना कहते हैं। करवटें, पहलू बदलना, ख़ास तौर पर लेटे हुए एक तरफ हो जाए या दूसरी तरफ हो जाना, जिसको हम पहलू बदलना कहते हैं। उसके बाद है गीत, यानी नगमा। उसके बाद है टटोलना, यानी छूना। तो ये भी नए अल्फाज हैं जो कि मैंने इसके साथ शामिल किए हैं ताकि हमें इसका मतलब भी समझ आ सके। उसके बाद इसका दूसरा हिस्सा है आपने क्या समझा। उसके अंदर 2 सवाल दिए हुए हैं। पहला सवाल है कि नज़्म के मुताबिक खाली जगह पुर करके मिसरे मुकम्मल करें, यानी मुख्तलिफ़ अशार से या मुख्तलिफ़ सतरें जो है ना वो दी गई हैं, जिसके अंदर कोई एक आध हर्फ हज़फ कर दिया गया है और फिर जब हम उसको पढ़ेंगे तो यकीनन
नज़म से हमें वो हर्फ ज़रूर याद आ जाएगा। फिर हमने वो उस खाली जगह में लिखकर इसका जो जुमला है उसको मुकम्मल करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो है बहार अपनी डैश डैश दिखला रही हूँ। तो यहाँ आएगा मशरिक, यानी जो शेर है पूरा वो इसी तरह है कि बहार अपनी मशरिक से दिखला रही हूँ। उसके बाद जो दूसरा है वो है दरख्तों के ऊपर अजब डैश डैश है। तो यहाँ खाली जगह में शेर पूरा करेंगे तो वो यहाँ इस तरह आएगा कि दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है। उसके बाद है अगला जो सवाल है या अगला जो जुमला है वो है सुहाना है डैश डैश और ठंडी हवा है। सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है। तो यहाँ जो खाली जगह में इस्तेमाल होगा शेर के लिहाज से वक्त का लफ्ज़ जो है ना वो इस्तेमाल होगा। इसी तरह अगला जो जुमला है वो ये है कि ये चिड़िया जो पेड़ों पे हैं डैश डैश मचाती। तो यहाँ आएगा गुल मचाती, ये चिड़िया जो पेड़ों पे हैं गुल मचाती। उसके बाद है ना लो डैश डैश और ना बिस्तर टटोलो, ना लो करवटें और ना बिस्तर टटोलो। तो यहाँ जो इस्तेमाल होगा खाली जगह के अंदर वो होगा करवटें। तो इसी तरह हम जब इस नज़म को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो ये शेर भी हमें याद हो जाएंगे और इस खाली जगह के अंदर लफ्ज़ को लिखकर इस जुमले को मुकम्मल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब इसी आपने क्या समझा का दूसरा सवाल दिया हुआ है, नज़म के मुताबिक दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। ये सवाल दिए हुए हैं, इन्हीं सवालों के हमने नज़म के मुताबिक जवाब लिखने हैं। अगर हमने नज़म को सही तौर पर समझा है, उसके अशार के सही तौर पर तशरीह की है, तो फिर हम इन सवालों के भी सही तौर पर जवाब दे सकेंगे। तो उनमें सबसे पहला जो सवाल है वो है दिन की आमद की खबर कौन लाता है। दिन की आमद की खबर कौन लाता है। तो उसका जवाब कुछ इस तरह से होगा इस शेर के लिहाज से कि सुबह दिन की आमद की खबर लाती है। उसके बाद इसी हिस्से का दूसरा जो सवाल है वो ये है कि बहार अपनी मशरिक से दिखला रही हूँ। तो इससे क्या मुराद है। इससे मुराद ये है कि जब सूरज मशरिक से तुलू होता है तो हर तरफ रोशनी फैल जाती है और उसी रोशनी में ही हमें पूरी दुनिया की बहार नज़र आती है। उसके बाद अगला सवाल है कि दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है। तो इससे क्या मुराद है। तो इससे मुराद ये है कि दरख्तों पर बैठकर परिंदे अपनी अपनी बोली बोलते हैं और ख़ुशी का इजहार करते हैं। तो इस खुशी के इजहार को अपनी बोली बोलकर खुशी के इजहार करने को चहचहाना कहते हैं। अगला सवाल है कि आप सुबह उठते हैं तो आपके कानों में कौन कौन से परिंदों की आवाज़ें आती हैं। तो मुख्तलिफ़ एरियाज़ के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के परिंदों की तादाद मौजूद होती है। कहीं कौवे ज़्यादा होते हैं, कहीं तोते ज़्यादा होती हैं, कहीं चिड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, कहीं बुलबुलें ज़्यादा होती हैं, तो कहीं ये मिक्स भी होते हैं कि हर एक परिंदे की जो है ना वो अपनी अपनी जो है ना वो आवाज़ होती है। तो मैं जब सुबह उठता हूँ तो मेरे कानों में चिड़िया, बुलबुल, कौवे और तोते वगैरह की आवाज़ें जो है ना वो आती हैं। उसके बाद है कि इस नज़्म का जो आखिरी बंद है उसका मफ़हूम लिखें। सबक का आखिरी बंद है उसका मफ़हूम ये है कि अब जाग जाओ, आँखें खोल लो, अब बिस्तर पर करवटें न बदलो और ना बिस्तर को छू कर देखो। अब मुँह हाथ धोकर अल्लाह ताला को याद करो और हम्द व सना करो कि सुबह की आमद हो गई है। मश्क का अगला हिस्सा शुरू होता है मिलकर करें बात। इसके अंदर एक ही सवाल है और वो भी क्रिएटिव राइटिंग का है कि स्कूल जाते हुए आपको किस तरह के मनाजिर दिखाई देते हैं, इस मौजू पर आपस में बातचीत करें।
تو بچے جب اسکول جاتے ہیں یقیناً ہر ایک کا راستہ مختلف ہوگا، ہر ایک کو مختلف مناظر جو ہے نا وہ دکھائی دیتے ہیں، تو جو اس کو مناظر دکھائی دیتے ہیں بچے اپنی ذہنی صلاحیت کے مطابق سوچ کر وہ ترتیب سے لکھیں گے کہ پہلے جب میں نکلا تو یہ چیز دیکھی، اس کے بعد یہ دیکھا، اس کے بعد پرندے دیکھے وہ چہچہا رہے تھے، اس کے بعد میں نے مختلف جانور دیکھے جو پانی پینے کے لیے جا رہے تھے، کوئی گھاس کھانے کے لیے جا رہا تھا، جو بھی مطلب سمجھ میں آتا ہے وہی انہوں نے اپنے اپنے لفظوں میں لکھنا ہے۔ لیکن یہ گروپ ایکٹیویٹی بھی ہے اور انڈیویجول ایکٹیویٹی بھی ہے۔ اگر اس کو گروپ کے اندر جو ہے نا کروانا چاہیں تو یہ بچوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہے گی۔ دو دو تین تین چار چار بچوں کا ایک گروپ بنا دیں اور ان کو کہیں کہ آپس میں آپ نے ڈسکس کرنا ہے، ایک بندہ لکھتا جائے اور باقی اس کو بتاتے جائیں، اور پھر آپ سب نے جو ہے نا جو آپ کا لکھا ہوا ہوگا اس کو آپ نے پریزنٹ کرنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو سکول سے یا سکول میں آتے ہوئے کس طرح کے مناظر جو ہے نا وہ دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ایک گروپ ایکٹیویٹی بھی ہے اور انڈیویجول ایکٹیویٹی بھی ہے۔ اگر ہم اس کو 2 یا 3 بچوں کے گروپ کے درمیان جو ہے نا اس کو کروائیں گے تو یہ مکالمہ تحریر کرنے والی ایکٹیویٹی بھی بن جائے گی۔ 2 بچوں کو آپس میں بٹھا دیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سوالات بھی کریں اور پھر ان کے جوابات جو ہے نا وہ بھی ساتھ ساتھ لکھتے جائیں تاکہ پتہ چلے کہ ان کو کس طرح کے مناظر جو ہے نا وہ دکھائی دیتے ہیں۔ مثال طور ایک بچہ ہے، اس نے پوچھا کہ راستے میں آپ کو کون کون سے درخت نظر آئے، راستے میں آپ کو کون کون سے درخت نظر آئے، تو وہ جواب دے گا جی فلاں فلاں چیز کے درخت تھے۔ اس کے بعد ہے کیا تمہیں صبح صبح پرندے چہچہاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد پوچھے گا کہ آج موسم کیسا ہے، دھوپ ہے یا بادل ہیں، کیا آپ کے ہاں کل بارش ہوئی تھی۔ اس طرح کے مطلب سوال پوچھیں گے نا تو بچہ جو ہے نا وہ اس کا جواب دیتا رہے گا، تو اس طرح سے ان دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوگی اس کو ہم مکالمہ بازی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کو سرگرمی کی شکل میں ہم کلاس کے اندر جو ہے نا وہ نافذ کر سکتے ہیں تاکہ بچوں کے اندر ایک تو چیزوں کو دیکھ کر اس کو سمجھ کر اس کے بارے میں کچھ اظہار خیال کر سکیں، اور دوسرا اگر 2 دوستوں کے درمیان ہوگی تو پھر وہ مکالمہ لکھنے کی تیاری جو ہے نا وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی۔ لیکن یہ پریکٹیکلی طور پر ہم کروا تو سکتے ہیں، لیکن زبانی کلامی اس کو ہم اسی انداز کے ساتھ جو ہے نا وہ 2 دوستوں کی گفتگو کے بارے میں بیان کر سکتے ہیں کہ علی نے کہا کہ تم صبح کس وقت اسکول آتے ہو، تو راستے میں آپ کو کیا کیا نظر آتا ہے، درخت نظر آتے ہیں، کوئی جانور نظر آتے ہیں، کوئی کسان نظر آتا ہے، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح بہت سارے جوابات جو ہے نا وہ مل جائیں گے کہ آپ صبح جب سکول آتے ہیں تو کس طرح کے مناظر آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس سوال کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ بچوں کی سوچنے سمجھنے، سننے اور بولنے کی صلاحیتوں کو امپروو کیا جائے تاکہ وہ بلا جھجھک اپنی رائے کا اظہار کر سکیں۔ اسی طرح اس مشق کا اگلا حصہ ہے لفظوں کا کھیل۔ اس کے اندر 2 مختلف سوالات جو ہے نا وہ دیے ہوئے ہیں۔ ان میں جو پہلا سوال ہے وہ ہے درست املا والے لفظوں پر نشان لگائیں۔ ان میں ایک لفظ 2 طرح سے لکھا ہوا ہے، ان میں ایک درست ہے اور ایک غلط طریقے سے لکھا ہوا ہے، تو ان میں سے جو درست ہے اس کو ٹک لگانا ہے۔ اب جس طرح مثال دی ہوئی ہے مشتمل 2 دفعہ لکھا ہوا ہے، ایک لکھا ہوا ہے میم شے توئے میم اور لام، جبکہ دوسرا جو لکھا ہوا ہے میم شین تے میم اور لام۔ تو ان میں سے کون سا درست ہوگا؟ جو ہم نے پڑھا ہوا ہے وہ ہے کہ یہ میم شین تے میم اور لام، یہ والا جو مشتمل ہے یہ درست ہے، جبکہ جو توئے کے ساتھ لکھا گیا ہے وہ غلط ہے۔ تو جو صحیح ہے اس کے اوپر ٹک لگانا ہے۔ اسی طرح آگے لکھا ہوا ہے حساب، تو ہے حکے والی کے ساتھ لکھا ہوا ہے حساب، اور دوسرا ہے جھٹکے والی ہے کے ساتھ جو ہے نا حساب لکھا ہوا ہے۔ تو کون سا لفظ جو ہے نا وہ ٹھیک ہوگا؟ ہے حکے والی جو ہے سے شروع ہو رہا ہے حساب، وہ لفظ ٹھیک ہوگا، دوسرا جو ہے نا وہ غلط ہوگا۔ اچھا اسی طرح لفظ لکھا ہوا ہے بہار، تو ایک لکھا ہوا ہے بے اور ہے حکے والی،
और दूसरा लिखा हुआ है बे और है झटके वाली। तो कौन सा इसमें से दुरुस्त होगा? जो झटके वाली है के साथ बाहर लिखा हुआ है वो लफ्ज़ दुरुस्त होगा, और जो है हुक्के वाली के साथ लिखा हुआ है वो लफ्ज़ गलत होगा। उसके बाद लिखा हुआ है होशियार, लेकिन एक है हुक्के वाली के साथ शुरू हो रहा है और दूसरा है झटके वाली के साथ शुरू हो रहा है। तो जो है झटके वाली के साथ होशियार का लफ्ज़ लिखा हुआ है वो ठीक है, जबकि दूसरा जो झटके वाली है के साथ लिखा हुआ है वो गलत है। उसके बाद है करवट। एक करवट काफ कलम के साथ लिखा हुआ है, जबकि दूसरा करवट काफ किताब के साथ लिखा हुआ है। तो जो काफ किताब के साथ लिखा हुआ है वो करवट दुरुस्त है, जबकि जो काफ कलम के साथ लिखा हुआ है वो करवट गलत है। उसके बाद है साफ़। एक स्वाद के साथ साफ़ लिखा हुआ है और एक सीन के साथ साफ़ लिखा हुआ है। तो इसमें से जो स्वाद के साथ साफ़ लिखा हुआ है वो सही है, और जो दूसरा साफ़ लिखा हुआ है सीन के साथ वो गलत है, क्योंकि हमारी हरूफ तहज्जी के अंदर बहुत सारे ऐसे हरूफ मौजूद हैं जिनकी अदायगी एक ही तरह से होती है। जिस तरह मिसाल तौर है स्वाद और सीन, इसकी अदायगी एक जैसी होती है। इसी तरह है हुक्का, और दूसरी जो है दो चश्मी है, और दूसरी जो झटके वाली है, इन सब की आवाज़ें भी एक जैसी ही होती हैं, एक जैसी ही होती हैं। इसी तरह ते और त्वे, इसकी आवाज़ एक जैसी होती है। तो ये उसी तरह के अल्फाज हैं जो कि अक्सर बच्चे गलत समझकर उसको गलत हरूफ तहज्जी के हरूफ के साथ मिलाकर लिख लेते हैं, जिसकी वजह से उसकी इमला के अंदर गलतियां हो जाती हैं। तो इसलिए इस तरह के जो अल्फाज होते हैं जो बच्चों के लिए मुश्किल समझे जाते हैं, तो उसकी जब हम इमला लिखवाएं तो कम अज़ कम इस तरह के अल्फाज भी ज़रूर लिखवाया करें, ताकि बच्चों की इमला को दुरुस्त किया जा सके या लफ्ज़ों की समझ को जो है ना वो दुरुस्त किया जा सके। इसी हिस्सा यानी लफ्ज़ों के खेल का दूसरा सवाल है, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की हिंसों में गिनती दी हुई है और साथ में आगे एक पज़ल दिया हुआ है। उस पज़ल के अंदर वही गिनती उर्दू में यानी लफ्ज़ों में लिखी हुई है, लेकिन वो जो लफ्ज़ हैं वो अलग अलग हैं, यानी हरूफ तहज्जी के लिहाज से सारे हरूफ अलग अलग करके मुख्तलिफ़ खानों में दर्ज किए गए हैं। तो इसी तरह उस हिंसे को काउंट करें कि कौन सा है, और फिर उसकी उर्दू में जो अदायगी है वो हरूफ इकट्ठे करके उसको सर्कल करना है, चाहे वो हॉरिजेंटल लाइन में हो चाहे वो वर्टिकल लाइन में हो, लेकिन उन्हीं में से ही हरूफ को इकट्ठा करके वो लफ्ज़ बनाकर पॉइंट आउट करना है कि इसका जो है ना वो ये यहाँ मौजूद है। तो पहला जो दिया हुआ है वो है 71। तो इसमें से हमने देखना है 71 के अंदर कौन कौन से हरूफ हैं। अलिफ, काफ किताब, हे झटके वाली, ते और रे। तो ये जो है पहली लाइन के अंदर ये दूसरे हर्फ से शुरू हो रहा है और चौथे पाँचवें हर्फ तक जो है ये ख़त्म हो जाता है, जिसको सर्किल किया हुआ है, ये मिसाल दी हुई है उन्होंने। उसके बाद है 72, इसको भी हमने इसी में से ही जो है ना वो ढूंढना है। जी ये भी इसके अंदर मौजूद है, ये पाँचवीं लाइन के अंदर जो सर्किल किया हुआ है रे, उसके नीचे से 72 जो है ना वो बन रहा है। ये चार हरूफ को मिलाते हैं। तो उसके बाद है 73, उसके बाद है 73। जी 72 वाली लाइन से पहले वाली लाइन में भी यही लफ्ज़ मौजूद है, हिंसा 73। 74 तिरछी लाइन में जो है ना वो मौजूद है। अच्छा उसके बाद है 75, ये भी जहाँ ये सर्कल किया हुआ है उसी के आगे ये 75 जो है ना वो लिखा हुआ है ऊपर से नीचे की तरफ। अच्छा उसके बाद है जी 76 भी ये पहले लाइन में ऊपर से नीचे की तरफ जो है ना आते हैं तो वो लिखा हुआ है। उसके बाद है 77, ये नीचे की तरफ आते हैं जहाँ पहली लाइन में जीम लिखा हुआ है तो उसके आगे ये 77 बन रहा है, तो ये भी बन गया। उसके बाद है जी 78, बिल्कुल नीचे वाली लाइन में जो है ना ये 78 लिखा हुआ है।
अलिफ, ठे, ते और रे। इसी तरह है 79 और उसके बाद 80, 79। अच्छा 80 तो ये पहले ऊपर से जो दूसरी लाइनें सर्किल किया हुआ है अलिफ, उससे नीचे आए तो ये 80 बन जाता है, अलिफ सीन और ये। और उसके बाद है 79, तो ये आखिरी जो लाइन है वो 79, उसके अंदर जो है ना वो लिखा हुआ है अलिफ अलग अलग जो है ना वो हरूफ की शक्ल में। इसी तरह की कोई भी एक्टिविटी अगर हम करवाएं क्लास के अंदर तो बच्चों के लिए एक तो दिलचस्प होगी और बच्चों की जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। लेकिन अक्सर ये छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चों के लिए हेल्पफुल होती हैं, उनकी जो सलाहियतें होती हैं उनको निखारने के लिए वो हम नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये सारी की सारी अगर हम एक्सरसाइज करवाएं, जो कुछ भी इसके अंदर दिया हुआ है, तो यकीनन इसका बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। अब है अगला स्टेप है कवायद सीखें। इसके अंदर जो है ना वो 3 सवाल दिए हुए हैं। नंबर 1 है इन अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब से लिखें। ये जो अल्फाज दिए हुए हैं उनका पहला हर्फ हमने नोट करना है और फिर उसको अलिफ बाई तरतीब से जो है ना हमने तरतीब देना है। यानी पहला जो लफ्ज़ दिया हुआ है खुशी, उसका खे, ठंडी का टे, अजब का ऐन, सुहाना का सीन, जीम, जीत का जीम, चिड़िया चे, फुलाती फे, करवटें काफ, मुँह मीम, बहार बे, मशरिक फिर मीम आ गया, अज़ां अलिफ, गीत गाफ, बिस्तर बे, दुम्मो दाल। तो इन हरूफ को अलग करके फिर उन्हीं हरूफ को तरतीब दें। फिर देखें कि पहला हर्फ कौन सा आता है, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर उस लिहाज से इन अल्फाज को हमने इन खानों के अंदर तरतीब देना है। अलिफ बाई तरतीब के साथ अगर देखें तो पहला जो लफ्ज़ आएगा अलिफ से जो शुरू होता है कौन सा है, अज़ां। तो अज़ां पहला है, फिर बे के बाद बिस्तर बे आ गया, बहार ये भी बे आ गया, फिर उसके बाद पे वाला हर्फ है, फुलाती वो पे वाला हर्फ है, और उसके बाद टे ठंडी टे वाला हर्फ हो गया, उसके बाद है जीत जीम वाला हर्फ हो गया, और उसके बाद चे चिड़िया, उसके बाद खे खुशी हो गया, उसके बाद दाल दुम्मो, उसके बाद सीन सुहाना, उसके बाद ऐन अजब, उसके बाद काफ किताब वाला करवटें, उसके बाद गाफ गीत, उसके बाद मीम मशरिक, और उसके बाद मीम मुँह। तो ये सारे इस तरह जो है ना वो तरतीब बनेगी इसकी। उसके बाद है इन जुमलों को गौर से पढ़ें। बाबर जो मेरे हम जमात थे आजकल जापान में हैं। लेकिन इसमें जो बाबर लफ्ज़ है वो तो सही लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद छोटी ब्रैकेट शुरू हो रही है, जो मेरे हम जमात थे इसको छोटी ब्रैकेट में लिखा गया है। उसके बाद दूसरा जुमला है मेरा जूता, ये तो ठीक है, लेकिन फिर आगे छोटी ब्रैकेट शुरू हो रही है, जो मैंने पिछले महीने ख़रीदा था ब्रैकेट बंद, और उसके बाद है फट गया। तो इन जुमलों में इबारत का एक हिस्सा कौसैन में दिया गया है। तो कौसैन में दिया हुआ हिस्सा वजाहत के लिए है, इसका बराह रास्त जुमलों से ताल्लुक़ नहीं है। जो लफ्ज़ या जुमला किसी जुमले के दरमियान में ज़ायद लाया जाता है उसको कौसैन के अंदर लिखते हैं। तो कौसैन है क्या? कौसैन और इस तरह की और बहुत सारी जो है ना वो अलामात हैं जो कि जुमले का सही मतलब वाज़े करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इन तमाम अलामात को हम रमूज़ व औक़ाफ़ कहते हैं। उन रमूज़ औक़ाफ़ की बहुत सारी अलामात हैं, उनमें से एक ये भी है जिसको हम कौसैन कहते हैं। तो कौसैन वो अलामत होती है जिसमें जुमले के दरमियान में अगर कोई चीज़ ऐसी लिखनी होती है जिसका जुमले से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन सिर्फ रेफरेंस देने के लिए लिखी जाती है, तो उसको फिर इस तरह कौसैन में बंद कर दिया जाता है। अब जिस तरह ये 2 जुमले लिखे हुए हैं कि बाबर जो मेरे हम जमात थे आजकल जापान में हैं। जो मेरे हम जमात थे इसको ब्रैकेट में बंद किया गया है, तो इसका जुमले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सिर्फ उसने रेफरेंस दिया है इसका। इसी तरह 8वां नंबर जो सवाल है वो है कि दरअसल जुमलों में मुनासिब जगह पर कौसैन लगाएं।
ये जुमले दिए हुए हैं, इन जुमलों में कौसैन लगाना है। नंबर एक है जवाद का बड़ा भाई अम्मार अल्लाह खुश रखे बहुत नेक इंसान है। तो यहाँ जो जुमले से जिसका ताल्लुक़ नहीं है वो है अल्लाह खुश रखे, तो इसको हम जुमले के अंदर ब्रैकेट में लिख देंगे या इसको हम कौसैन लगाकर बंद कर देंगे। इसका जुमले का मतलब के साथ किसी किस्म का कोई वास्ता नहीं है। उसके बाद है अब्बू जान ने ज़ेबा से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए साइकिल लाया हूँ। तो इस जुमले में मुस्कुराते हुए जो लफ्ज़ है इसका जुमले से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो इसको हम ब्रैकेट में बंद करेंगे। तो हम इस तरह और लिखेंगे, अब्बू जान ने ज़ेबा से कहा मैं तुम्हारे लिए साइकिल लाया हूँ, तो फिर वो जुमला मुकम्मल हो जाता है। लेकिन लफ्ज़ मुस्कुराते हुए ये इजाफ़ी लफ्ज़ है जिसको हमने कौसैन में बंद करके लिखना है। उसके बाद सवाल नंबर 9 है, मुतज़ाद लिखें। इसी कवायद सीखें के अंदर ही है, मुतज़ाद लिखें। पहले भी हम मुख्तलिफ़ चैप्टर्स के अंदर ये मुतज़ाद सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ उसकी रूल्स वगैरह नहीं है, बस सिर्फ ये कहा गया है कि मुतज़ाद लिखें। तो मुतज़ाद बनाया कैसे जाता है? मुतज़ाद वो अल्फाज होते हैं जो माना के लिहाज से एक दूसरे के बरअक्स या मुखालिफ हों। उर्दू में मुतज़ाद अल्फाज बनाने के लिए कोई सख्त और जामे उसूल नहीं है जो हर लफ्ज़ पर लागू होते हैं, क्योंकि ये अक्सर ज़बान की साख्त या मुख्तलिफ़ किस्म के जो तारीख़ी इर्तिक़ा पर मुनहसर होते हैं। ताहम कुछ इल्म, रुझानात और तरीक़े हैं जिनकी मदद से मुतज़ाद अल्फाज बनते या समझे जाते हैं। तो कुछ बल्कि बहुत सारे मुतज़ाद अल्फाज ऐसे होते हैं जो माना के एतबार से एक दूसरे के उलट होते हैं, ज़िद्द होते हैं, लेकिन उनकी साख्त में कोई ज़ाहिरी ताल्लुक़ नहीं होता। ये सबसे आम तरीका है, जिस तरह आना जाना, दिन रात, अच्छा बुरा। तो ये वो अल्फाज हैं जो जिनका कोई मतलब बनाने का मखसूस तरीका या उसूल जो है ना वो नहीं है। तो यहाँ जो अल्फाज दिए हुए हैं वो भी इसी तरह ही हैं, यानी इनको बनाने का भी कोई उसूल या कायदा नहीं है, बल्कि सिर्फ हमने जो है ना उनको बिल्कुल उलट या ज़िद्द होने की वजह से उसको हम उसका मुतज़ाद कहते हैं। जिस तरह है उजाला, अंधेरा, मशरिक़, मग़रिब, ठंडी, गरम, खुशी, गमी, ऊपर, नीचे। तो ये सारे उसके जो है ना वो मुतज़ाद हैं। लेकिन इसकी हमने अगर क्लास के अंदर प्रैक्टिस करवाएं तो फिर ही इसका कॉन्सेप्ट जो है ना बच्चों को सही तौर पर समझ आ सकता है। इसके फ़्लैश कार्ड भी बनाए जा सकते हैं, इसकी जो है ना वो बोर्ड एक्टिविटी भी करवाई जा सकती है। लेकिन जो मुनासिब हो स्कूल के एनवायरनमेंट के लिहाज से हम इसको सरगर्मी के तौर पर जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद मश्क का जो है ना वो अगला सवाल शुरू हो जाता है, अगला हिस्सा शुरू हो जाता है, पढ़ें। उसके अंदर एक सवाल दिया हुआ है कि दर्ज झैल अशार दुरुस्त तलफ़ुज़, लय, आहंग और रवानी से पढ़ें। ये फ़रहत शाह जहाँपुरी की जो है ना कुछ शायरी दी हुई है, इसको हमने दुरुस्त तलफ़ुज़, लय और आहंग के साथ जो है ना वो पढ़ना है और बच्चों को भी पढ़वाना है। चांदनी रात का जादू देखो, चांदनी बिखरी हर सू देखो, जैसे फैली नूर की चादर, कितना हसी है सारा मंज़र। बागों, खेतों और मैदान में चांदनी छटकी सारे जहां में, जगमग करती दुनिया सारी, दरिया पहाड़ हों या फुलवारी, दिन से रात की दुनिया प्यारी, खुशियों में डूबी है सारी। इन अशार को क्लास के अंदर बच्चों से बुलंद आवाज़ से जो है ना हमने पढ़वाना है, ताकि पता चले कि वो किस तरह पढ़ते हैं, उसकी अदायगी कैसी है, वो लय और आहंग के साथ पढ़ते हैं, रवानी है उसके अंदर या नहीं है। तो उनकी जो है ना वो प्रैक्टिस करवानी है ताकि उनके अंदर भी ये सारी चीज़ें
मतलब पैदा हो जाए, या वो भी इसको रवानी के साथ, लय और आहंग के साथ सही तौर पर जो है ना इसको पढ़ सके। उसके बाद मश्क का अगला हिस्सा है कुछ नया लिखें। उसके अंदर एक मंज़र दिया हुआ है, एक सीनरी दी हुई है जिसके अंदर कुछ पहाड़ हैं, सब्ज़ा है, ऊपर रेनबो बनी हुई है, बादल हैं और फिर पानी है या झीलें वगैरह भी बनी हुई हैं। तो इस मंज़र को मद्देनज़र रखते हुए 10-12 जुमलों का एक मरबूत पैराग्राफ लिखें। इसके बारे में मतलब अपने राय का इजहार करें। ये भी क्रिएटिव राइटिंग का है कि उसके अंदर सिर्फ आपने अपनी ज़हनी सलाहियत इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि आपके सामने जो चीज़ है उसको देखकर उसके बारे में आपने कुछ लिखना है। पहले जो था वो थोड़ा सा और था, ये जो हिस्सा है ये थोड़ा सा उससे मुनफरिद है कि आपके सामने चीज़ होगी, आपने उसको देखकर अपने ख़यालात का इजहार करना है। तो उम्मीद है कि ये बहुत आसान होगा। इसको हम इस तरह बयान कर सकते हैं कि ये जो तस्वीर दिखाई गई है इसके अंदर जो नज़र आने वाला मंज़र है वो एक हसीन और दिलकश वादी का मंज़र है जो अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ आँखों को खैरा कर रही है। गहरे नीले आसमान पर बादलों के टुकड़े तैर रहे हैं जिनके बीच से सूरज की शुआएं फूटकर मंज़र को मज़ीद रोशन बना रही हैं। उफ़ुक़ पर फैली हुई बुलंद व बाला पहाड़ी चोटियाँ नीले और हरे रंगों की आमेज़िश में एक दिलकश पस मंज़र पेश कर रही हैं। इन पहाड़ों की ढलवानों पर घने जंगलात हैं जहाँ सरसब्ज़ देवदार दरख्त कतारों में खड़े हैं। वादी के बीचों बीच एक पुरसुकून और शफ़ाफ दरिया बह रहा है जिसका पानी आसमान और पहाड़ों के अक्स को अपने दामन में समेटे हुए है। दरिया के दोनों किनारों पर लहलहाती हुई हरियाली और घास का मैदान फैला हुआ है जहाँ हरे रंग के मुख्तलिफ शेड्स देखने को मिल रहे हैं। इस खूबसूरत मंज़र पर एक कौसे कज़ा अपनी पूरी आबोताब के साथ नमूदार है जिसके रंगीन पट्टे आसमान को छूते हुए मालूम होते हैं। ये कौसे कज़ा नदी के पानी में भी झलक रही है जो इस मंज़र को मज़ीद सहर अंगेज़ बना रही है। मजमूई तौर पर ये एक ऐसा दिलनशीन मंज़र है जो फ़ितरत की खूबसूरती और रानाई का बेहतरीन नमूना है। ये तो मैंने आपको अपने लफ्ज़ों में बताया है, अब आप इसको अपने लफ्ज़ों में जो है ना वो बयान कर सकते हैं, चाहे जिस तरह भी मुनासिब समझें आपने इसको बयान करना है। उसके बाद अगला और आखिरी मश्क का हिस्सा है आओ करें काम। उसके अंदर एक ही सवाल जो है ना वो दिया हुआ है और वो है कि अपने पसंदीदा मंज़र की तस्वीर बनाएं और इसमें रंग भरें। तो ये भी एक ग्रुप एक्टिविटी है, इसको भी हमने ग्रुप की शक्ल में जो है ना वो परफॉर्म करवाना है। 3-3, 4-4 बच्चों का एक ग्रुप बना दें, उसके अंदर जो है ना उसको मटेरियल दें और उसको कहें कि आप भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई एक सीन बनाएं, उसके अंदर रंग भरें। रंग भरने के बाद फिर आप उसको वजाहत अगर करवानी है तो वजाहत भी उसकी की जा सकती है, लेकिन फ़िलहाल पहले स्टेप के अंदर उनसे इस तरह की सरगर्मी करवानी है ताकि पता चले कि वो रंगों का कैसे इस्तेमाल करते हैं या उसके जहन में किस तरह के सीन या मंज़र हैं जो कि वो अपनी हाथों से कलम की शक्ल में मुख्तलिफ़ रंगों के ज़रिए किस तरह जो है ना वो ज़ाहिर करते हैं। इस सवाल के साथ ही हमारा आज का ये जो सबक था सुबह की आमद, उसकी मश्क के जो सवालात थे वो भी सारे मुकम्मल हुए और उसके बाद हम अगर जायज़ा लें हासिलात ताल्लुम का तो तकरीबन सारे ही हासिलात ताल्लुम जो है ना वो
کور ہو چکی ہیں. انہیں وہ چیزیں جو سبق کے اندر تھیں اور کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ایکسرسائز کے اندر موجود تھیں، ان سب کو جب ہم نے 1 بائی 1 ڈسکس کیا، کور کیا، تو تقریباً سارے ہی حاصلات تعلم جو ہے نا ہمارے کور ہو گئے. تو آج اس سبق کے اختتام پر، جس کا عنوان ہے صبح کی آمد، پھر یہی پیغام دوں گا کہ اپنے خود بھی جلدی اٹھا کریں اور اپنے بچوں کو بھی جلدی اٹھائیں، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کر کے اس کی خوشنودی حاصل کر سکیں. آج کی آڈیو میں اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ پھر نئی آڈیو میں نئے ٹاپک اور نئی باتوں کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.